वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएस। अभी तक हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजिकल थिंकर चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम कवर कर चुके हैं जीएच मीड और इमाइल डर्कहाइम। और प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किए हैं मैक्स वेबर को पढ़ना, जिनके टॉपिक्स हैं सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो उसमें हमने डिस्कस किया है पर्सनल लाइफ ऑफ मैक्स वेबर। हमने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना, उनके मदर और फादर के बारे में जाना और कैसे इनका फैमिली बैकग्राउंड इनकी थ्योरीज को अफेक्ट कर रहा है। फिर हमने जाना इनके प्रोफेशनल करियर के बारे में और हमने देखा कैसे हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में पार्सन्स इनकी थ्योरी से इन्फ्लुएंस होंगे। ये अभी तक हम लोग देख चुके हैं। चलिए चलते हैं लेक्चर पर। प्रायर टू द वर्क ऑफ मैक्स वेबर देयर वर टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स which were providing two different directions for sociological research। वेबर से पहले की बात है ये कि दो स्कूल्स ऑफ थॉट थे जो डिफरेंट डायरेक्शन में थे फॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च। पहले थे रेशनलिस्ट और दूसरे थे इम्पेरिसिस्ट। रेशनलिस्ट जो ड्रिवन थे वो इमैनुअल कांत और हेजल की आइडियोलॉजी से ड्रिवन थे, और इम्पेरिसिस्ट में अगस्त कॉम्ट और इमाइल डर्कहाइम को रख सकते। इम्पेरिसिस्ट कहते हैं दीज वर लेटर टर्म्स एज पॉजिटिविस्ट। इनको ही बाद में पॉजिटिविस्ट कहा गया। ये कहते क्या है? सोशल लाइफ इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ये जैसे एक मैटर होता है साइंस में, एक ऑब्जेक्ट होता है साइंस में, वैसे ही ये सोशल लाइफ को हाईली ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। हेंस डेटा कैन बी कलेक्ट। जैसे कि एक मटेरियल रियलिटी के बारे में डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है साइंस में, वैसे ही ये कहते हैं सोशल लाइफ के बारे में भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है सोशियोलॉजी में। इसलिए एम्पिरिसिस्ट कहते हैं सोशियोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव इन कैरेक्टर। ये कीवर्ड है ऑब्जेक्टिव। दैट इज सोशल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, जैसे कि साइंस में फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, वैसे ही सोशल स्ट्रक्चर भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो डेटा है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि इसके अपोजिट रेशनलिस्ट और आइडियलिस्ट अपोजिट बात करते हैं। ये सोशलॉजी को साइंस नहीं मानते, जैसे कि इम्पेरिसिस्ट मानते थे। तो रेशनलिस्ट और आइडियलिस्ट में जो क्लासिफिकेशन होता है साइंस का, वो करते हैं नेचुरल साइंस और कल्चरल साइंस के बेसिस पर। ये रहा। तो नेचुरल साइंस में ये कहते हैं डिस्कशन होता है नेचुरल फिलोसफी का, जिसमें बात होती है व्हाट इज इट, मींस ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर बात होती है। जबकि कल्चरल साइंस को इन्होंने कहा कल्चरल फिलोसफी और नेचुरल साइंस को ये कहते हैं नेचुरल फिलोसफी। यहाँ पर जो बात होती है वो वही पर होती है, व्हाई इज इट, व्हाट इट आउट टू बी, कैसा होना चाहिए और ऐसा क्यों हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। मींस नेचुरल साइंस में जो क्वेश्चन रहते हैं वो व्हाट पर होते हैं, और अदर साइंस हैं जो कल्चरल साइंस हैं उसमें क्वेश्चन वाई, व्हाट, आउट, व्हाई डिड, इस पर क्वेश्चन होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी को स्टडी करता है, ये सब्जेक्टिव रियलिटी को स्टडी करते हैं। तो सब्जेक्टिव रियलिटी का मीनिंग क्या है? ये एजम्पशन, इंटरप्रिटेशन को भी स्टडी करते हैं। साइंटिफिक मेथड नेचुरल साइंस या नेचुरल फिलोसफी में अप्लाई हो सकते हैं। ये कहना है किनका? ये हम किनकी बात पढ़ रहे हैं? रेशनलिस्ट की। मीन्स ये जो भी क्लासिफिकेशन है रेशनलिस्ट करते हैं, तो ये रेशनलिस्ट के थॉट हैं। ये रेशनलिस्ट नेचुरल साइंस में सब फिक्स्ड मानते हैं, और रेशनलिस्ट कहते हैं कि कल्चरल साइंस में आप साइंटिफिक मेथड्स नहीं लगा सकते, जबकि नेचुरल साइंस में आप साइंटिफिक मेथड लगा सकते हैं। तो ये मानते हैं कल्चरल साइंस में नथिंग इज फिक्स्ड इन कल्चरल एंड सोशल वर्ल्ड। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि कुछ फिक्स्ड नहीं है। जबकि साइंटिफिक मेथड क्यों लगा सकते हैं नेचुरल साइंस में? क्योंकि एवरीथिंग इज फिक्स्ड मानते। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो रखते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे कुछ सब्जेक्ट। जबकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट रखे जाते हैं वो है फिलोसफी, हिस्ट्री और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलॉजी। तो आपने देखा जहां एम्पिरिसिस्ट सोशलॉजी को साइंस के इक्विवेलेंट रखना चाहते थे, यहाँ पर सोशलॉजी को साइंस के इक्विवेलेंट रखना चाहते थे, वहीं पर रेशनलिस्ट सोशलॉजी को कल्चरल साइंस में रखते हैं और वह इसको इक्विवेलेंट मानते हैं फिलोसफी, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं। जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री को ये अलग सब्जेक्ट मानते हैं। और जबकि अगस्त कॉम्ट सोशलॉजी का कहते हैं सोशल फिजिक्स। तो ये सोशलॉजी और साइंस को सिमिलर बनाना चाहते हैं, जबकि वो अलग करना चाहते हैं। ऐसे ही नियो कांतियंस जिनकी थ्योरी डिराइव होती है कांतियन से ही, मीन्स ये जो कैंट की थ्योरी है उससे कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी रखते हैं और उनको डिसिमिलरिटी भी रखते हैं। लेकिन बात करें नियो कांतियंस की, जैसे कि बिडलबैंड और रिकर्ट, ये भी सेम बात कहते हैं जैसे कि रेशनलिस्ट कहते हैं, बस इनका जो क्लासिफिकेशन के नॉमेनक्लेचर है वो बस अलग है। तो ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं डिसिप्लिन्स का, वो करते हैं नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक डिसिप्लिन में। जैसे कि यहाँ पर नेचुरल साइंस था, इन्होंने इसको नोमोथेटिक लिख दिया। जैसे यहाँ पे कल्चरल साइंस था, इन्होंने लिख दिया आइडियोग्राफिक। बस नेमिंग अलग है और आप जो अंदर कंटेंट देखेंगे वो सेम है। तो आप देख रहे हैं जो बात रेशनलिस्ट कहना चाहते थे सोशलॉजी को कल्चरल साइंस, वैसे ही नियो कांतियंस भी सोशलॉजी को आइडियोग्राफिक डिसिप्लिन रखते हैं, जबकि इम्पेरिसिस्ट सोशलॉजी को साइंस मानने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कैसे नियो कांतियंस लाइक बिडलबैंड और रिकर्ट करते हैं डिसिप्लिन्स का क्लासिफिकेशन। नियो कांतियन ने काम रेशनलिस्ट जैसे ही किया, बस नामकरण अलग कर दिया। तो इनका भी क्लासिफिकेशन रेशनलिस्ट जैसा ही है, बस इन्होंने नेमिंग अलग कर दी।
इन्होंने कहा नेमोथेटिक डिसिप्लिन, उन्होंने कह दिया नेचुरल साइंस। इन्होंने कहा आइडियोग्राफिक डिसिप्लिन, उन्होंने कह दिया कल्चरल साइंस। बस इतना डिफरेंस। तो ये किसकी स्टडी कर रहे हैं? नेचुरल साइंस की। ये किसकी स्टडी कर रहे हैं इधर? कल्चरल साइंस की, आइडियोग्राफिक में। नोमोथेटिक में क्या है? ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फैक्ट बेस्ड इंडक्टिव जनरलाइजेशन। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव इंक्वायरी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन बेस्ड। अब देखिए सेम बातें जो थी वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट है ना। ये कहते हैं ट्रुथ इज सब्जेक्टिव, माइंड इज द कैरियर ऑफ ट्रुथ। तो देखिए ट्रुथ की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, माइंड की बात कर रहे हैं। ट्रुथ इज कुक्ड इन द किचन ऑफ द ह्यूमन माइंड, फिर माइंड की बात कर रहे हैं। माइंड डेवलप कॉन्शियसनेस आउट विद साइंस आर्ट्स मैनिफेस्ट। तो ये कह रहे हैं माइंड से ही साइंस है। देखिए तो पहले ये माइंड को मान रहे हैं और फिर कह रहे हैं उसके बाद कुछ है, साइंस ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए। मीन्स ये साइंस को तो बाद में रख रहे हैं, साइंस का लोड नहीं ले रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं जैसे हिस्ट्री, लॉ और सोशलॉजी, ये देखिए फिर से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है सोशलॉजी। ये सोशलॉजी को कहाँ रख रहे हैं? इडियोग्राफिक में। देखिए इडियोग्राफिक डिसिप्लिन मीन्स ये सोशलॉजी को अलग करना चाहते हैं किससे? फिजिक्स और केमिस्ट्री से। सोशलॉजी इज क्लोज टू फिलोसफी एंड सब्जेक्टिव। ये सोशलॉजी को फिलोसफी के पास और सब्जेक्टिव मानते हैं, जबकि वहीं एम्पिरिसिस्ट सोशलॉजी को कैसा मानते थे? ऑब्जेक्टिव। और क्या मानते थे? सोशलॉजी इज नियर टू साइंस। तो सोशलॉजी और साइंस का ये आपस में कन्वर्जेंस मानते थे। बस ये एम्पिरिसिस्ट और रेशनलिस्ट का डिफरेंस था। और वो जो जैसी बात रेशनलिस्ट कर रहे थे वैसी ही कुछ बात नियो कैंटियंस भी कर रहे हैं, बस उनका नॉमेनक्लेचर अलग है। नॉमेनक्लेचर उन्होंने किसमें किया? नोमेथेटिक और इडियोग्राफिक में। तो अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कभी नेचुरल साइंस और कल्चरल साइंस लिख दिया जाता है और सोशलॉजी को कल्चरल साइंस में क्लासिफाई कर दिया जाता है, और कभी बुक में आप देखेंगे नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक में क्लासिफिकेशन है और सोशलॉजी को इडियोग्राफिक डिसिप्लिन में पुट कर दिया जाता है। बात सिमिलर है, बस ये जो नॉमेनक्लेचर है वो डिफरेंट। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखते हैं ऐसा क्यों है कि न्यू कांतियंस एज वेल एज कांतियंस और रेशनलिस्ट कहना चाहते हैं सोशलॉजी को साइंस से अलग, मींस सोशलॉजी को सब्जेक्टिव कहना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या था कि सोशलॉजी को सब्जेक्टिव बनाना पड़ा? ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट पीरियड इन यूरोप आउट ऑफ फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट हु वर रिस्पेक्टेड मोर। एनलाइटनमेंट पीरियड के वक्त क्या था? आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि फिलोसोफर को ज्यादा लोड लिया जाता था समाज में या साइंटिस्ट का? तो आप आंसर करेंगे सर उस समय फिलोसोफर्स का ज्यादा लोड। अगर फिलोसोफर्स का ज्यादा लोड था तो आप देखेंगे ये जो क्लासिफिकेशन है वो पर्टिकुलरली एनलाइटनमेंट पीरियड का है। और एनलाइटनमेंट पीरियड में जो बस सोशलॉजी का नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ था, नामकरण नहीं हुआ था, लेकिन सोशलॉजी जैसे सब्जेक्ट उसकी जो नींव है वो तो पड़ी चुकी थी। तो इसलिए सोशलॉजी को ये किसमें मान रहे हैं? फिलोसफी के पास मान रहे हैं। मीन्स सोशलॉजी को फिलोसफी के पास रखने की जरूरत पड़ी क्योंकि फिलोसफी का ही लोड लिया जा रहा। इवन न्यूटन टर्म्ड हिमसेल्फ एज साइंटिफिक फिलोसोफर। न्यूटन ने अपने आप को साइंटिफिक फिलोसोफर कहा। देखिए साइंस और फिलोसफी। तो इन्होंने फिलोसोफर क्यों कहा? क्योंकि उस समय फिलोसोफर का ही लोड लिया जाता, इसलिए न्यूटन भी फिलोसोफर कहलाए या उन्होंने अपने आप को फिलोसोफर कहलाना चाहा। ये तो बात रही साइंस। सोशलॉजी कहाँ साइंस है या साइंस नहीं है, और इसको हमने देखा एनलाइटनमेंट पीरियड के दौरान और देखा कैसे नियो कांतियंस और रेशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। अब देखते हैं वेबर ऑन द स्कोप ऑफ सोशलॉजी। ये जो टॉपिक है वेबर ऑन द स्कोप ऑफ सोशलॉजी, इसको आप ये जो सब्जेक्ट जो अपना टॉपिक है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस, यहाँ पर भी स्टडी करेंगे। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? सोशलॉजी क्या क्या कर सकती है। अब ऐसा ही कुछ बात बताने जा रहे हैं वेबर कि सोशलॉजी क्या क्या कर सकती है। ही रिजेक्ट्स द डिबेट बिटवीन नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक अप्रोचेस। इन्होंने सबसे पहले ये इस डिबेट को बंद किया कि सोशलॉजी नोमोथेटिक है या इडियोग्राफिक है। मीन्स सोशलॉजी फिलोसफी के आसपास है या सोशलॉजी नेचुरल साइंस के आसपास। इन्होंने कहा ऐसा कुछ आप डिबेट मत करिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्या बताना चाहते हैं? एज पर वेबर दिस डिबेट इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल टू सोशलॉजी बिकॉज लाइक ए नोमोथेटिक डिसिप्लिन कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट, बट लाइक इडियोग्राफिक डिसिप्लिन सोशलॉजी डील विद द थ्योरीज, कंसेप्ट एंड आइडियाज। Therefore, sociology is the subjective understanding of the objective reality। देखिए सब्जेक्टिव, और अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कोई भी सब्जेक्ट है, वैसे सोशलॉजी भी एक सब्जेक्ट कौन सा हुआ? सोशलॉजी। बहुत अच्छी बात। इसमें ये कह रहे हैं हर सब्जेक्ट में कुछ थ्योरीज होती हैं, आइडियाज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो वेबर साहब कह रहे हैं कि सोशलॉजी में जो कंक्लूजन्स आ रहे हैं वो किसके बेसिस पर आ रहे हैं? फैक्ट के बेसिस पे आ रहे हैं या साइंटिफिक मेथड के बेसिस पर आ रहे हैं? ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप कंक्लूजन के आधार पर चलेंगे तो आपको सोशलॉजी कैसे लगेगी? नेचुरल साइंस जैसी। और वो कह रहे हैं जैसे एक फिलॉसफी में थ्योरी दी जाती है, आइडियाज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वैसे सोशलॉजी में थ्योरीज हैं, आइडियाज हैं, कंसेप्ट। तो ऐसा सब्जेक्ट ये फिलॉसफी की तरीके से भी है और ऐसा सब्जेक्ट ये साइंस की तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है। इसमें दोनों चीजें मिक्स होकर चलती हैं। तो ये जो फाइट है एम्पिरिसिस्ट और रेशनलिस्ट की, सोशलॉजी क्या है, वेबर साहब इसमें ऐसे रेफरी
ये कहते हैं सोशियोलॉजी मिक्स है दोनों का। तो इन्होंने कहा देयरफॉर सोशियोलॉजी इज द सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? फैक्ट। सोशियोलॉजी में फैक्ट्स पर बात होती है, लेकिन उस फैक्ट को सब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड किया जाता है, मींस कंटेक्स्ट के साथ। कंटेक्स्ट, मीनिंग। अभी मैंने आपको एक बताया था एग्जांपल, जब मैं पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट पढ़ रहा था, कि मैंने आपको कहा चाकू। आपके दिमाग में चाकू का क्या कंटेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे रफ पेज में बताना चाहूंगा। इसे मैंने कहा नाइफ, तो ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव रियलिटी। नाइफ हो गई ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो आंखों से दिख जाता है। अब इसके पीछे क्या है? ये किचन में है और किसके साथ? मेरी मदर के पास है। ये मेरे घर में कोई थीफ है उसके पास है, या कोई डॉक्टर के पास। अब देखिए आप, अगर ये किचन में मदर के पास है, मीन्स वो इसको वेजिटेबल कटिंग के लिए यूज कर रही है, तो ये हो गया कंटेक्स्ट। फैक्ट तो ये रहा, ये कंटेक्स्ट रहा। फैक्ट तो ये रहा, ये कंटेक्स्ट रहा। अगर थीफ के पास है तो वो उससे मर्डर भी कर सकता है। अगर वो डॉक्टर के पास है तो शायद वो सर्जरी में यूज कर रहा हो, सर्जिकल ब्लेड्स जो होते हैं, आप उसको मानिए। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ है, लेकिन जब हम उसको सब्जेक्टिविटी के साथ एनालाइज करते हैं तो ही पूरा ट्रुथ हमें समझ में आता है। तो ये हो गई सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। तो आप मुझसे पूछेंगे सर चाकू मत बोलिए, चाकू के साथ मुझे आप कंटेक्स्ट बताइए। इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग या फिर कंटेक्स्ट की स्टडी, कंटेक्स्ट एनालिसिस लिख। तो वेबर साहब कह रहे हैं कि आप सोशियोलॉजी में फैक्ट तो पढ़िए, ये फैक्ट हो गया, फैक्ट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, और फैक्ट के साथ बस कंटेक्स्ट को भूलिएगा नहीं, कंटेक्स्ट भी अपने सोशियोलॉजिकल रिसर्च में रखिए। तो फैक्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव, कंटेक्स्ट होता है सब्जेक्टिव, इसीलिए इन्होंने कहा है देयरफॉर सोशियोलॉजी इज द सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, मींस कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग है of the objective reality of the fact, contextual understanding of the facts, ये कह रहे हैं वेबर साहब। तो यहाँ पर देख रहे हैं अब ये मिक्स कैसे हो गई या मिडिल पाथ कैसे लिया। ये फैक्ट की भी बात कर रहा है और कंटेक्स्ट की भी बात कर। तो फैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये हो गए पॉजिटिविस्ट, और कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो ये नॉन पॉजिटिविस्ट। आप देख रहे हैं तो ये दोनों मिक्स की बात करते हैं। वेबर आर्ग्यूज दैट सोशियोलॉजी हैज द कैपेसिटी टू ब्रिज द गैप बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो फैक्ट क्या बता रहा है? ऑब्जेक्टिविटी, और कंटेक्स्ट क्या बता रहा है? सब्जेक्टिविटी। देयरफॉर सोशियोलॉजी इज नाइदर अ प्योर साइंस। सोशियोलॉजी ऐसा भी नहीं है जैसा पॉजिटिविस्ट कहना चाहते हैं प्योर साइंस जैसा कुछ, नॉर मेयरली ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी। ना अकेला कंटेक्स्ट ही सोशियोलॉजी है, जैसे कि आइडियलिस्ट कहना चाहते हैं या रेशनलिस्ट कहना चाहते हैं, ये फिलोसफी भी नहीं है। मींस आप इसको फिलोसफी भी ना मानिए और आप इसको साइंस भी अकेला मत मानिए। एज पर वेबर ये दोनों का कन्वर्जेंस होके ये बन गई सोशियो, मींस इसमें दोनों है मिक्स। Rather, it is the subjective understanding of objective reality. According to Weber, the mind imposes patterns on sensory experiences, and through these patterns, it assigns meaning to reality. अब जो कीवर्ड्स हैं वो आप समझिए, पैटर्न्स, सेंसरी एक्सपीरियंस, मीनिंग। देखिए सेंसरी एक्सपीरियंस की बात हो रही है, मींस पॉजिटिविस्ट जैसी कुछ बात करना चाह रहे हैं, मींस आप इंपेरिकल रियलिटी के आधार पर कुछ बोलिए, मींस सेंसरी एक्सपीरियंस के आधार पर बोलिए। उसमें आप पैटर्न्स स्टडी करते हैं, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होता है? माइंड के अकॉर्डिंग। अगर माइंड की बात हो रही है मींस इंडिविजुअल की बात हो रही है, मींस माइक्रो रियलिटी की बात हो रही है, और पॉजिटिविस्ट की बात हो रही है मींस मैक्रो रियलिटी की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं जो वेबर हैं ये मिक्स करके चल रहे हैं, क्या? माइक्रो और मैक्रो बोथ। और इन्होंने मीनिंग की बात की। मीनिंग मींस क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हम इसको समझेंगे एग्जांपल के साथ। एज पर वेबर सोशियोलॉजी इज नाइदर अ साइंस। सोशियोलॉजी साइंस भी नहीं है जैसे कि एम्पिरिसिस्ट कहना चाह रहे हैं, नॉर एन एडियोग्राफिक डिसिप्लिन जैसा कि रेशनलिस्ट कहना चाह रहे हैं। रादर इट इज अ साइंस ऑफ इट्स ओन टाइप और डिस्टिंक्टिव टाइप। तो ये कह रहे हैं ये साइंस हो सकती है, मींस आपकी भी बात मान ले रहे हैं, साइंस हो रही है लेकिन कुछ अलग। आपकी जो साइंस आप मान रहे हैं वो साइंस नहीं है, ये अपने में अलग की ही साइंस है। और वो अलग साइंस कैसी है? जिसमें साइंस और फिलोसफी और आइडिया का एक जुडिशियस मिक्स है। इसलिए सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ इट्स ओन टाइप, मींस इसमें दोनों चीजों का तड़का है। आपने देखा ये जो वेबर हैं ये दोनों फिर मिडिल पाथ कैसे ले रहे हैं? साइंस को भी देख रहे हैं और फिलोसफी भी देख रहे हैं, या कहिए आइडिया भी फोकस कर रहे हैं, फिलोसफी, आइडिया, मीनिंग, इसकी भी बात कर रहे हैं। ये मिक्स थॉट इनके हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी पर क्या इमैनुएल डर्कहाइम का कहना है, क्या मार्क्स का कहना है, क्या वेबर का कहना है। फिर से सोशियोलॉजी सिलेबस पे चलते हैं, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट में इसको भी लिख सकते हैं। इमैनुएल डर्कहाइम कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो स्टडी करती है वो सोशल फैक्ट को ही स्टडी करती है। मींस सोशल फैक्ट क्या? जैसे रिलीजन, जैसे फैमिली, जैसे किनशिप, जैसे सुसाइड, ये सब सोशल फैक्ट। कार्ल मार्क्स कहते हैं सोशियोलॉजी जो स्टडी करे वो करे प्रोडक्शन, रिलेशनशिप और क्लास कन्फ्लिक्ट। ये जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आए। मैक्स वेबर कहते हैं सोशियोलॉजी सोशल एक्शन को स्टडी, इसलिए ये कहते हैं सोशल एक्शन इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वैसे ही सोशल एक्शन इज बेसिक यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी। मींस सोशल एक्शन से ही सोशियोलॉजी स्टार्ट होती है। आपके लिए सबसे अच्छा कीवर्ड जो आया वो है सोशल एक्शन। व्हाट इज सोशल एक्शन? मैं इस पर अच्छे से इन डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। व्हाट इज सोशल एक्शन? मैंने आपको बताया था सोशल एक्शन वो एक्शन होते हैं जो ओरिएंट होते हैं सोसाइटी के लिए। मींस
आप जब भी एक्ट करें और माने कि सोसाइटी की वजह से आप एक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट आपके सोशल एक्शन हो गए। जैसे आप आई ब्लिंक करते हैं तो आप उसमें सोसाइटी का प्रेजेंस महसूस नहीं करते, वो आपका रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है या बॉडीली एक्शन होता है। तो सोशल एक्शन किससे अलग है? रिफ्लेक्सिव एक्शन और बॉडीली एक्शन से। मींस वहां पर आप सोसाइटी की प्रेजेंस को महसूस नहीं करते जब वो एक्शन कर रहे होते। बॉडीली एक्शन मींस बायोलॉजिकल एक्शन से सोशल एक्शन अलग है। जबकि आप जब आई विंक करते हैं, आई विंक, तो आप एक पर्टिकुलर सोशल प्रेजेंस पर ही ये करते हैं। या आपका बहुत अच्छा मित्र है, उससे आपने मजाक में आंख मार दी, या आप किसी मार्केट में गए तब आपने आंख मारी और उसका एक सोशल मीनिंग होता है, तो तब उसको सोशल एक्शन कहा जाता है। मींस सोशल प्रेजेंस को कंसीडर करके ही आप सोशल एक्शन करते हैं। और इस सोशल एक्शन को बेसिक यूनिट कहा गया सोशियोलॉजी का बाय मैक्स वेबर। तो मींस इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज नॉट सोशल। क्या वेबर क्या कह रहे हैं? सोशल फैक्ट तो सब्जेक्ट मैटर नहीं हो, प्रोडक्शन रिलेशन ये भी नहीं हो सकते, रादर इट इज सोशल एक्शन। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? सोशल एक्शन को ही स्टडी करिए तो सोशियोलॉजी समझ में आए। एंड सोशल एक्शन इज फाउंडेशन टू वेबरियन। तो वेबर साहब के लिए तो सोशल एक्शन ही फाउंडेशन है उनकी सोशियोलॉजी के लिए। तो दो कीवर्ड आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट हो गए? सोशल एक्शन और वेबरियन। सोशल लाइफ इज एक्सट्रीमली डायनेमिक, अनऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट डिसिप्लिन्ड, एंड सोशल रियलिटी इज फुल ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वेबर साहब, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये सोशियोलॉजी की लिमिट्स को पहचानते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स और डर्कहाइम ये लिमिटलेस बताते हैं सोशियोलॉजी। मींस ये दोनों लिमिटलेस सोशियोलॉजी को बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लिमिट को पहचानते नहीं है, जबकि ये लिमिट ऑफ सोसाइटी को पहचानना जानते, लिमिट ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगर ये लिमिट्स को जानते हैं या लिमिट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? ये कहते हैं सोशल लाइफ एक्सट्रीमली डायनेमिक है, ये हर वक्त चेंज होती है, अनऑर्गेनाइज्ड है एंड नॉट डिसिप्लिन्ड। जबकि आपके डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं? ये स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है। ये दोनों कह रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज्ड, एंड डिसिप्लिन्ड, और डिसिप्लिन भी कह रहे हैं। मींस ये सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो हर एक सिचुएशन में लगाना चाहते हैं। हेंस सोशल रियलिटी इज फुल ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसलिए जो वेबर हैं ये कहते हैं सोशल रियलिटी बहुत कैओटिक है। मींस आप आज कुछ दिखेगी, कल कुछ दिखेगी। मींस जैसे जैसे सोशल कंडीशन चेंज होंगी वैसे वैसे सोशल रियलिटी भी चेंज हो जाती है। अब अगर सोशल रियलिटी इतनी डायनेमिक है तो वेबर इससे कैसे उलझते हैं या इसको कैसे सुलझाते हैं? मैंने यहाँ लिखा है, इस समस्या से निपटने के लिए ये तो आइडियल टाइप का कंसेप्ट दिया है वेबर ने। मींस ये जो इनका टॉपिक है आइडियल टाइप, ये क्यों दिया गया? ये बस इसीलिए दिया गया कि क्या जो डायनेमिक रियलिटी है, डायनेमिक सोशल रियलिटी है, जो हर सेकंड दुनिया चेंज हो रही है, उसको सोशियोलॉजी में कैसे समझा जाए, उसको कैसे भी इजी करके समझा जा सकता है। जी हाँ, जब आप आइडियल टाइप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे डायनेमिक सोशल रियलिटी को सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है। क्योंकि डायनेमिक सोशल रियलिटी की बात नहीं करते हैं कौन? कार्ल मार्क्स और डर्कहाइम। तो डायनेमिक सोशल रियलिटी को पहचानते कौन है? वेबर। इसीलिए ये आइडियल टाइप का कंसेप्ट देते हैं। तो यूनिवर्सल लॉज लाइक कम्युनिज्म, कंसाइंस कलेक्टिव कैन नॉट बी अप्लाइड इन सोशियोलॉजी। तो यूनिवर्सल लॉज की बात कौन कर रहा है? ये दोनों कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कम्युनिज्म लगाइए अच्छी तरीके से, और डर्कहाइम साहब कहते हैं ये कंसाइंस कलेक्टिव है, ये लगेगा और सब कुछ बढ़िया पता करिए सोशियोलॉजी से, पूरी सोसाइटी के बारे में सब कुछ पता करिए, लिमिटलेस स्कोप है सोशियोलॉजी। तो लेकिन वेबर कहते हैं ये सोशियोलॉजी पर अप्लाई नहीं हो सकती, यूनिवर्सल लॉ तो कभी अप्लाई नहीं हो सकते। तो ये यूनिवर्सल लॉज के लिए मना कर रहे हैं। तो किस टाइप के लॉ ये कह रहे होंगे? ये पर्टिकुलरिस्टिक लॉ की बात कर रहे होंगे। मींस किसी छोटे स्कोप पर लॉ बना सकते। तो डायनेमिक नेचर ऑफ सोशल रियलिटी को ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इन सोशियोलॉजी द रिसर्चर एंड द रिसर्च शुड कम क्लोज टू ईच अदर to build trust and understanding and consequently for comprehending hidden meaning behind any social action. मेन कीवर्ड क्या है? सोशल एक्शन, हिडन मीनिंग, कम क्लोज टू ईच। ये तीन कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट। कम क्लोज टू ईच अदर का मीनिंग क्या है? मींस रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट की वैल्यू को समझे, मींस वैल्यू को साइडलाइन ना करे। जबकि ये दोनों जो हैं, इमैनुएल डर्कहाइम या कार्ल मार्क्स या कहें पोस्टविस्ट, ये वैल्यू को तो फोकस करते ही नहीं है। ये वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी के बारे में कुछ कहते हैं। ये कहते हैं सोशियोलॉजी तभी ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इसमें वैल्यू की कोई इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकती। जबकि वेबर क्या कह रहे हैं कि आप सामने वाले की वैल्यू का सम्मान करें और जो हिडन मीनिंग है उसको समझने का प्रयास करें। बिसाइड एवरी विजिबल रियलिटी मींस ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो हमें आंखों से दिख जाती है, देयर इज इनविजिबल मीनिंग। देखिए, रियलिटी तो आपको विजिबल समझ में आ रही है, जो सामने दिख रही है वो विजिबिलिटी है, लेकिन इनविजिबल क्या है? उसके साथ मीनिंग है। तो उस विजिबिलिटी में इनविजिबिलिटी पहचानने का काम ही सोशियोलॉजी करती है। कॉमन सेंस क्या है? विजिबल चीजों को समझ सकता है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट किसको समझेगा? इनविजिबल मीनिंग्स को। एक तो मीनिंग को समझ रहा है, वो भी जो इनविजिबल है, मींस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। एग्जांपल, अपने एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा फॉर प्रेसिडेंट और उन्होंने उसका जो रीजन दिया वो क्या दिया? हेल्थ कंसर्न बोला। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी दिख रही है क्या? एज पर हिज रेजिग्नेशन लेटर कि वो कहीं ना कहीं बीमार हो गए, लेकिन
अब इंडिविजुअल मीनिंग देखेंगे, जो सोशलॉजिस्ट समझेगा वो क्या है यार, बहुत दिन पहले इन्होंने गवर्नमेंट के अपोजिशन में कुछ स्टांस रखा था, ये गवर्नमेंट के अपोजिशन में बोलने लगे थे, तो शायद इनका पीएम के साथ अच्छा चल नहीं रहा होगा, इसलिए पीएम ने इनको फोर्स किया रेजिग्नेशन के लिए। तो ये इंडिविजुअल मीनिंग सोशलॉजिस्ट समझता है, जबकि विजुअल रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन सोशलॉजिस्ट इंडिविजुअल मीनिंग समझता है। तो अब मीनिंग समझे आप, यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग, तो ये होता है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। विजुअल रियलिटी तो धनखड़ साहब का इस्तीफा था, लेकिन इंडिविजुअल मीनिंग जब हम 2-3 महीने या 1 साल की जो एक्टिविटीज हैं उनको एनालाइज करेंगे, देखेंगे वो एंटी गवर्नमेंट स्टांस कैसे रख रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स थी उनकी गवर्नमेंट के साथ, कैसे वो अपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे, ये सब इंडिविजुअल मीनिंग हम देखते हैं। इन द विजुअल रियलिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस व्हिच इज रेलीगेटेड टू अनइम्पोर्टेंस बाय मार्क्स एंड डर्कहाइम। तो वेबर की सोशियोलॉजी में आप देखिए क्या है, इंडिविजुअल, फिर से इस पर हाईलाइट करिए आप, इंडिविजुअल मींस ये इंडिविजुअल पर बहुत फोकस करते हैं, जबकि ये सोशल स्ट्रक्चर को इंडिविजुअल के बाद ही देखते हैं। इंडिविजुअल के एक्शन जो हैं उसको पहले ये देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और इसको जब एनालाइज कर लेंगे फिर ये कहेंगे यही जो सोशल एक्शन है यही सोशल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जबकि मार्क्स और डर्कहाइम कुछ उल्टा बोलते हैं, वो हम जब उनको पढ़े थे तो बताए थे आपको कि वो कैसे कहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर ही किसी इंडिविजुअल के एक्शन को गाइड करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। वही कहानी है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। एज पर वेबर, ऑब्जेक्टिविटी में भी गोल फॉर सोशियोलॉजी। वेबर कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी वो गोल की तरीके से है, जैसे हम आर्चरी में पॉइंट सेंटर पे पॉइंट करते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिविटी पर आप गोल करे रहिए। मींस आप सोशियोलॉजिकल रिसर्च उस पर एम करे और मिल जाए तो बहुत बढ़िया, मींस ऑब्जेक्टिविटी अगर हो जाए तो कुछ बुराई नहीं है। जबकि आपको जो ये वाले नॉन पॉजिटिविस्ट हैं, एंटी पॉजिटिविस्ट, ये ऑब्जेक्टिविटी को तो बेकार ही बताते हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत ही क्या, मींस ये सब्जेक्टिविटी पर बहुत फोकस करते हैं। ये लोग जो हैं ये सब्जेक्टिविटी को बहुत वैल्यू करते हैं, जबकि जो वेबर हैं ये कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्टिविटी मिल जाए तो समस्या क्या, लेकिन ये कह रहे हैं समस्या तो नहीं है, लेकिन ये मिलना बहुत कठिन है। आप इस पर एम करते रहिए, लेकिन इसको मिलना इम्पॉसिबल जैसा है। जबकि ये कह रहे हैं मिलना की जरूरत ही क्या है, ये कह रहे हैं मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल है। और ये क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है और मिलेगी, तभी वो सोशल रिसर्च कहलाएगी। तो आप समझे तीनों में डिफरेंस। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को गोल फॉर सोशियोलॉजी बोला, मिल जाए तो बढ़िया है, बट टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिविटी वी हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यू। अगर ऑब्जेक्टिविटी चाहिए तो वैल्यू के बारे में जानना पड़ेगा। एक तो सोशियोलॉजिकल रिसर्च में एक जो रिस्पोंडेंट है और जो रिसर्चर है, दोनों की वैल्यूज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी इज नाइस टू हियर, ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ऑब्जेक्टिविटी, बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। लेकिन रियल लाइफ में इसको अचीव करना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैल्यूज आ जाती हैं। तो जो कीवर्ड है क्या है, वैल्यू। वी शुड वर्क फॉर इट इंस्टीड ऑफ ओवर ग्लोरीफाइंग इट। ये कह रहे हैं कि इसके लिए काम करिए आप, ना कि बस ओवर ग्लोरीफाई करते रहिए। मींस इस पर जब आप काम करने लगेंगे, इसकी तरफ एम करने लगेंगे, तो शायद आप कुछ ना कुछ इसको अचीव कर पाए, ना कि बस आप कहते रहिए कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिविटी अचीव करता है, जैसे कि पॉजिटिविस्ट कहते हैं। तो ओवर ग्लोरीफाई करने में कुछ नहीं रखा, काम करने में रखा। पर्सनल वैल्यूज गेट रिफ्लेक्टेड इन सोशल रिसर्च, हेंस वी शुड बिकम अवेयर अबाउट सच वैल्यू। ये कह रहे हैं अगर आप अपनी वैल्यूज, जैसे आप मान लिया ब्राह्मणिकल थॉट को वैल्यू करते हैं और आप एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च करने गए, तो आपको अगर वो पता नहीं है कि आपके जो थॉट है वो ब्राह्मणिकल वैल्यूज पर आधारित है, तो शायद आपकी जो रिसर्च होगी वो उससे कलर्ड हो जाए। तो वेबर साहब कहते हैं कि एक सोशल रिसर्च अपनी वैल्यूज के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो वो अवेयर कब हो पाएगा, जब वो अपनी वैल्यू को वैल्यू करे, मींस अपनी वैल्यू को समझे। मींस वैल्यू को डिस्कार्ड नहीं करना है, वैल्यू को समझना है। वैल्यू को इस हद तक समझना है कि वो वैल्यूज आपके सोशल रिसर्च में इफेक्ट ना कर पाए। इसलिए ये जो टॉपिक देते हैं, क्या कहते हैं, वैल्यू रिलीवेंसी। मींस वैल्यू रिलीवेंट है किसकी, एक तो रिस्पोंडेंट की वैल्यू भी रिलीवेंट है, और किसकी रिलीवेंट है, रिसर्चर की वैल्यू भी रिलीवेंट है। आप इसको साइडलाइन नहीं कर सकते। रिसर्चर को जब तक अपनी वैल्यू के बारे में पता नहीं होगा, वो कैसे उस वैल्यू को साइडलाइन कर सकता है। मींस वो पहले अपने वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करे, बाद में वो उसको सोशल रिसर्च से अलग करने की कोशिश करता रहे। और इस चीज को कहा गया वैल्यू न्यूट्रलिटी। मींस आप टॉपिक सिलेक्शन तो कर लीजिए वैल्यूज के आधार पर, लेकिन जो फर्दर रिसर्च है उसको आप वैल्यू फ्री करिए। मींस उसमें आप अपनी वैल्यू मत आने दीजिए। तो आपकी वैल्यू तभी नहीं आ पाएंगी जब आप अपनी वैल्यू के बारे में अवेयर होंगे। तो ये कुछ कह रहे हैं वेबर की आप वैल्यू के बारे में अवेयर होइए। इवन आप टॉपिक सिलेक्शन भी अपनी वैल्यू के आधार पर कर लीजिए, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है वो आप डेटा बेस्ड, फैक्ट बेस्ड करिए। मींस वहां पर फैक्ट ले आते हैं। तो अब देखते हैं कैसे इनकी सोशियोलॉजी मिक्स को फिर से समझते हैं, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी। और उसके केस में वेबर ये कह रहे हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च होती है, ठीक है। यहाँ पर 2 पर्सन होते हैं, एक तो रिस्पोंडेंट, एक रिसर्चर। इसकी वैल्यूज V1 है, इसकी वैल्यूज V2 है, ठीक है। और सोशियोलॉजिकल रिसर्च में एक तो टॉपिक्स होता है, टॉपिक सिलेक्शन, टॉपिक क्या
यूज किया जाए। और उसके बाद की रिसर्च फर्दर रिसर्च कही जाती है। फर्दर रिसर्च कहाँ तक होती है, ये थ्योरी या लॉ बिल्डिंग तक जाती है। लास्ट में थ्योरीज, लॉज और कंक्लूजन भी इससे कुछ निकाले जाते हैं। ये सब फर्दर रिसर्च के पार्ट हैं। अब वेबर साहब कह रहे हैं कि जो टॉपिक सिलेक्शन है कोई भी सोशल रिसर्च, उसमें आप अपनी वैल्यूज दिखा सकते हैं। कौन? रिसर्चर अपनी वैल्यूज दिखा सकता है। मींस रिसर्चर की V2 वैल्यूज यहाँ पर आ सकती हैं। लेकिन जो फर्दर रिसर्च है यहाँ पर V2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं आएंगी मींस ये होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव रिसर्च, ठीक। और ये सब्जेक्टिव हो सकता है, मींस आपकी वैल्यूज के आधार पर हो सकता है, ठीक है। अब आप अपनी वैल्यूज को समझ रहे हैं और उस वैल्यूज के आधार पर आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं। जब तक आप अपनी वैल्यूज के बारे में जानेंगे तो टॉपिक कैसे सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लस अपनी वैल्यूज को समझ रहे हैं और उन वैल्यूज को हटा रहे हैं कहां पर? फर्दर रिसर्च में। मींस अपनी वैल्यूज को जानना पड़ेगा। प्लस रिस्पोंडेंट की वैल्यू समझिए, जो सामने बैठा हुआ बंदा है उसकी वैल्यूज को जानिए, तभी आप जो रियल फैक्ट्स हैं उसको निकाल पाएंगे, मींस फैक्ट्स को समझ पाएंगे। और इन फैक्ट्स का आप यूज कहां करेंगे? ऑब्जेक्टिव सोशल रिसर्च में। तो अब देखिए कैसे वेबर की जो सोशोलॉजिकल रिसर्च है वो मिक्स है किसका, या मिडिल पाथ है किसका? सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का। मींस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी का मिक्स है। प्लस वो वैल्यू बेस्ड सोशोलॉजी और ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी का एक मिक्स है। तो यहाँ पर अगर देखें जो वेबर है वो ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं? ये पूरी चीज को वो ऑब्जेक्टिव सोशोलॉजी कहते हैं या वैल्यू फ्री सोशोलॉजी कहते हैं। वो कहते हैं आपकी सोशोलॉजी में अगर टॉपिक सिलेक्शन वैल्यू बेस्ड हो गया, फर्दर रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव हो गई या वैल्यू फ्री हो गई, तो वो हो गया आपका वैल्यू फ्री सोशोलॉजी। और वो कहते हैं जो टॉपिक सिलेक्शन है वो अगर आपने वैल्यू के आधार पर कर लिया तो उस चीज को वो कहते हैं वैल्यू रिलीवेंसी। ये हो गया वैल्यू रिलीवेंसी। अब शायद आप ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड वैल्यू रिलीवेंसी। हाँ, यहाँ पर ये जो बात थी वो क्या थी, इसको भी लिख देता हूँ। ये हो गया वैल्यू रेलिवेंसी और ये जो हो गया वो क्या हो गया? वैल्यू न्यूट्रलिटी। वेबर कहते हैं सोशोलॉजी शुड स्ट्राइव टू न्यूट्रलाइज, रेगुलराइज और ब्लॉक ऑल की होल्स वेयर वैल्यूज में इन्फ्लुएंस टू योर सोशोलॉजिकल रिसर्च। ये कह रहे हैं जहां पर भी आपकी रिसर्च में वैल्यू इन्फ्लुएंस करें उन चीजों को आप रोकिए। मींस आप तभी रोक सकते हैं जब वैल्यूज के बारे में जानेंगे। मींस ये ऑब्जेक्टिव सोशल रिसर्च को एम करते हैं। मींस ये मछली की आंख की तरीके से निशाना तो ऑब्जेक्टिविटी पर ही रखते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी पर निशाना रखना है तो क्या है? आपको वैल्यूज को साइडलाइन करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं वो की होल्स बंद करिए जहां से वैल्यू पेनिट्रेट कर रही है आपकी सोशोलॉजिकल रिसर्च में। सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस। ये सोशोलॉजी को सोशल साइंस, नॉट अ मोरल साइंस। कोई मोरल साइंस नहीं है जैसे कि इथिक्स और फिलोसफी है। मोर ओवर सोशोलॉजिस्ट कैन नॉट बी अ सोशल रिफॉर्मर। और सोशोलॉजिस्ट कोई सोशल रिफॉर्मर भी नहीं हो सकता है। जैसे कि कौन बनना चाहता है? फेमिनिस्ट या पोस्ट मॉडर्निस्ट। ऐसा कुछ सोशोलॉजिस्ट नहीं है। तो आप तभी अभी हम देखते हैं वो क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ये करें ये जो है ये किसकी तरीके से ट्रीट करते हैं? ये जो थ्योरिस्ट हैं ये सोशल रिफॉर्मर की तरीके से अपने आप को बोलते हैं। ऐसा भी नहीं बनना चाहते हैं कौन? वेबर। वो कह रहे हैं आपकी वैल्यूज कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए सोशोलॉजी में। और इनकी वैल्यूज तो ये फ्रीली रिफ्लेक्ट करते हैं। ये इसीलिए कहते हैं वैल्यू कमिटमेंट। अपनी वैल्यू के प्रति कमिटेड रहिए। जबकि ये जो बात कर रहे हैं वो वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं। यही दोनों में फर्क है, इसीलिए ये अलग अलग स्ट्रीम में रखे गए हैं। सोशल साइंस जो बात करता है, क्योंकि इन्होंने सोशोलॉजी को सोशल साइंस कहा है, तो ये बात करता है व्हाट इज इट एंड व्हाई इज इट। अब देखिए व्हाट इज इट तो पॉजिटिविस्ट भी बात करते हैं, इसकी तो पॉजिटिविस्ट भी बात, लेकिन पॉजिटिविस्ट किसको छोड़ देते हैं? व्हाई इज इट मींस कंटेक्स्ट छोड़ देते हैं। पॉजिटिविस्ट फैक्ट पर तो बात कर लेते हैं, ये फैक्ट होता है। व्हाई इज इट से तो फैक्ट पता लग जाएगा, लेकिन व्हाट इज इट से तो फैक्ट पता लग जाएगा, लेकिन व्हाई इज इट से कंटेक्स्ट पता लगेगा, जो कि छोड़ दिया जाता है पॉजिटिविस्ट के द्वारा। मोरल साइंस किसकी बात करता है? व्हाट आउट टू बी, कैसा होना चाहिए। जैसे कि कम्युनिस्ट थ्योरी दी जाती है कि समाज ऐसा होना चाहिए, तो वेबर कहते हैं मेरी सोशोलॉजी ऐसी नहीं है। जैसे कि फेमिनिस्ट कहते हैं कि समाज पैट्रियार्की फ्री होना चाहिए। जैसे कि कलेक्टिव कंसाइंस में डर्कहाइम कहते हैं। तो ये सब सोशोलॉजी नहीं है, ये कह रहे हैं वेबर। सोशल रिफॉर्मर जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, जजमेंटल वैल्यू बेस्ड सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सोशोलॉजिस्ट फिर कैसा होना चाहिए? मींस अगर ये नहीं होना चाहिए, ये सोशोलॉजी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सोशोलॉजी कैसी होनी चाहिए? सोशोलॉजी होनी चाहिए वैल्यू फ्री। सोशोलॉजी शुड नॉट बी प्रिस्क्रिप्टिव, रादर इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव। तो ये डिस्क्रिप्टिव हो ना कि प्रिस्क्रिप्टिव। व्हाट आउट टू बी वाला कुछ भी ना हो इसमें। सोशोलॉजी शुड फॉलो द स्पिरिट ऑफ साइंस रादर देन द मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस। अब स्पिरिट ऑफ साइंस का क्या मीनिंग है और मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस का मीनिंग क्या है? ये कह रहे हैं अकेला मेथड्स, साइंटिफिक मेथड मत लगाते रहिए। साइंटिफिक मेथड लगाइए लेकिन अकेला उनको मत लगाते रहिए। रादर आप स्पिरिट ऑफ साइंस पर भी फोकस करिए। स्पिरिट ऑफ साइंस टेल दैट quantitative explanation is not sufficient as reality exists in the historical and cultural context। तो स्पिरिट ऑफ साइंस ये कहती है आप क्वांटिटेटिव डेटा तो लाइए, लेकिन उसका जो रियलिटी है जो कि उसके कंटेक्स्ट में है, हिस्ट्री एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, उसको भी स्टडी करिए।
जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। मैंने कहा डेमोक्रेसी इन इंडिया। आप मुझसे कहेंगे कि सर चलिए आपने इंडिया की तो बात की, लेकिन मुझे इसका कंटेक्स्ट बताइए, आप किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। तो इंदिरा गांधी के रूल के रिस्पेक्ट में ये अलग है, वहां पर हमें इमरजेंसी भी देखने को मिल जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के रूल के अलग है, जबकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रिस्पेक्ट में अलग। तो ये तो हुआ कंटेक्स्ट और ये हुआ आपका फैक्ट। इसको भी ध्यान रखिए और इसको भी ध्यान रखिए, ये कह रहे हैं वेबर। तो हिस्टोरिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट को भी ध्यान में रखिए। स्पिरिट ऑफ साइंस मींस एजम्पशन फ्री साइंस। तो ये कह रहे हैं एजम्पशन मान के ना चलिए। एजम्पशन का मीनिंग क्या है? जैसे फंक्शनलिस्ट मान के चलते हैं, दुनिया हमेशा फंक्शनल रहेगी, फंक्शनलिस्ट डिटर्मिनिस्ट ना रहिए। या जैसे आपके मार्क्स हैं वो इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी मत दीजिए जैसे कि मार्क्स दे रहे हैं। मीन्स ये एजम्पशन मान के ना चलिए कि सोशलॉजी लिमिटलेस है। मीन्स लिमिट ऑफ सोशलॉजी को समझिए, लिमिट्स ऑफ सोशलॉजी पर भी फोकस करिए। ये कह रहे हैं नो एक्सैजरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एक्सैजरेट मत करिए ये बात कि सोशलॉजी में सब ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी है। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ मत करिए। अनबायस्ड, एम्पैथेटिक एंड पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, इसके वकालत कर रहे हैं कि एम्पैथेटिक एंड पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करिए। मीन्स दूसरे की मीनिंग समझिए, पार्टिसिपेट करिए उनके सोशल ग्रुप में और मीनिंग समझिए, उनकी कंटेक्स्ट समझिए, तभी सोशलॉजी ऑब्जेक्टिव हो पाए। सोशल रिसर्च में बी अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड नॉट ऑलवेज मेथोडोलॉजिकल एज सजेस्टेड बाय पॉजिटिविस्ट। ये कह रहे हैं जो सोशल रिसर्च है वो एक पर्टिकुलर मेथड से ही नहीं होगी। जैसे साइंटिफिक मेथड आपने बता दी है कि हाइपोथेसिस बनाइए और लॉ तक जाइए और वो ही सोशलॉजी होगी, बोले ये हमेशा नहीं होता। ये एक्सीडेंट के आधार पर भी हो सकती है। मींस एक्सीडेंटल रिसर्च भी हो जाती है। जैसे जो हाथॉर्न थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सीडेंट में यहाँ पर इसको हाथॉर्न इफेक्ट हम पढ़े हैं। आपने देखा जब हाथॉर्न ने सोशल रिसर्च स्टार्ट किया या सोशल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उनका थॉट क्या था कि हम जब फिजिकल कंडीशंस को बेटर कर देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वो उन्हें मिला भी। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिजिकल एफिशिएंसी कंडीशंस को डिटेरियोरेट किया, लेकिन फिर भी उन्हें एफिशिएंसी बड़ी मिली। तो ये बात तो चलिए उनको पता थी, लेकिन ये उन्हें एक्सीडेंटली पता लगी यार फिजिकल कंडीशंस को घटा दिया तब भी एफिशिएंसी यार बढ़ रही है, जबकि मैं तो बढ़ाने आया हूँ। चलिए जब कंडीशंस अच्छी कर दी तो एफिशिएंसी बढ़ गई, ये तो मुझे पता था। लेकिन ये जो बात थी, ये जो इनकी खोज थी, ये एक्सीडेंटल खोज थी। क्यों? ये लोग का माइंड समझ पाए। मींस लोग सोशल डिजायरेबिलिटी बायस रखते हैं, ये वो एक्सीडेंटली ही जान पाए, ना कि उन्होंने कोई मेथड लगाया इसको जानने के लिए। वो अचानक समझ पाए और उन्होंने इसको शब्द कह दिया हाथॉर्न इफेक्ट। मींस अगर लोग पहले से जानते हैं कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वह डिफरेंटली एक्ट कर जाएंगे। और ये जो रिसर्च है ये एक्सीडेंट के कारण हुई, ना कि पहले सोची समझी बात थी कि हाथॉर्न ने स्टार्ट ही ये किया था कि चलिए देखते हैं कि हाथॉर्न इफेक्ट मिलेगा कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हाथॉर्न इफेक्ट एक्सीडेंट के कारण आया। बस यही बात वेबर कहते हैं कि आप हमेशा मेथोडोलॉजी में मत निपट जाइए या मेथड्स को ही मत लगे रहिए। कभी कभार एक्सीडेंट से भी कभी सॉल्यूशन निकल आता है। जैसे एक स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने बॉयंसी फोर्स के बारे में बहुत लिखा है और इन्होंने ही बॉयंसी फोर्स को ढूंढा। तो आप मुझे वो स्टोरी बताइए, इनको बॉयंसी फोर्स की खोज वो ये कैसे कर पाए? तो इनके लिए वो एक्सीडेंटल था। आप इसकी YouTube पे वीडियो देखिएगा कि कैसे ये बॉयंसी फोर्स को ऑब्जर्व कर पाए और ये कैसे भाग के किसी किंग के पास जाते हैं। ये एक स्टोरी है, आप YouTube पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये एक्सीडेंट का मीनिंग क्या होता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में उन साइंटिस्ट का नाम बताइए या स्कॉलर का नाम बताइए जो बॉयंसी फोर्स जिन्होंने ढूंढा और भागते भागते वह मोनार्क के पास गए। वेबर टेल्स सोशलॉजी कैन बी अ साइंस बट नॉट लाइक नेचुरल साइंस। ये कह रहे हैं साइंस तो हो सकती है लेकिन नेचुरल साइंस नहीं होगी। साइंस इट्स ओन टाइप, मींस उसमें कुछ आइडिया का भी महत्व होगा, ना कि साइंटिफिक मेथड के आधार पर ही होगी। हेंस ही इज अ नाइदर पॉजिटिविस्ट, ये प्योरली पॉजिटिविस्ट भी नहीं है ना कि प्योरली एंटी पॉजिटिविस्ट है, ये कुछ मिक्स है। क्यों पॉजिटिविस्ट क्यों नहीं है? पॉजिटिविस्ट कंसीडर सोशलॉजी एज साइंस व्हाइल वेबर वांट टू मेक सोशलॉजी एज सोशलॉजी। पॉजिटिविस्ट तो सोशलॉजी को साइंस बनाने में लगा हुआ। पॉजिटिविस्ट कहता है सोशलॉजी तो एक साइंस है, जबकि वेबर साहब क्या कह रहे हैं, सोशलॉजी को सोशलॉजी बनाइए, क्यों साइंस बनाने में पड़े हुए हैं। इंटरप्रिटेशन मेथड टेल्स दैट सोशलॉजी इज ए साइंस ऑफ इट्स ओन टाइप। और अगर सोशलॉजी को साइंस कहना भी है तो ये खुद की अलग प्रकार की साइंस है, ना कि नेचुरल साइंस। अलग प्रकार की कैसी? यहाँ पर आइडिया पर भी फोकस किया जाता है, यहाँ पर मीनिंग पर भी फोकस किया जाता है, यहाँ पर कंटेक्स्ट पर भी फोकस किया जाता है, ना कि नेचुरल साइंस की तरीके से ओनली फैक्ट फैक्ट फैक्ट। ऐसा नहीं है, अकेला फैक्ट नहीं है, फैक्ट प्लस कंटेक्स्ट दोनों है। इसीलिए साइंस है ये ऑन टाइप, साइंस ऑफ इट्स ऑन टाइप, ये कुछ कहना चाहते हैं वेबर। ये फिर से एक कंपैरिजन है साइंस और सोशलॉजी का। इसको कंपैरिजन को हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, ये आप टेबल बस स्टडी कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है तो मुझे बताना पड़ेगा। सोशल रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हेंस वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर लिमिटेशन सो दैट अदर कैन कंटिन्यू द सोशल रिसर्च। वेबर साहब मैंने आपको बताया सोशलॉजिकल रिसर्च लिमिटेशन पर बहुत फोकस करते हैं। ये कहते हैं हमें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए
ना कि डर्कहाइम और मार्क्स जैसे कह रहे हैं लिमिटलेस स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। कहीं भी लगा दीजिए, सब जगह वही चीज बताते हैं, फंक्शनल रहेगी दुनिया। डर्कहाइम है, आप हर जगह उस सोशियोलॉजी को लगा देंगे और लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे फंक्शनल लाइफ। तो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है सोशियोलॉजी में। लिमिटेशंस पता रखिए सोशियोलॉजी की, और जब तक आपको लिमिटेशन नहीं पता होंगी, बाउंड्री नहीं पता होंगी, तो आप सोशियोलॉजी को सही से लगा ही नहीं पाएंगे। और लिमिटेशंस अगर एक बार पता लग गई, तब आप सोशल रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या है। ऐसा नहीं कि बोल दिया कम्युनिज्म के आगे कुछ है ही नहीं, मींस कम्युनिज्म को ही आपने लिमिटलेस बता दी। ये कह रहे हैं अगर लिमिटेशंस हैं तो लिमिटेशंस को स्टडी किसके कंटेक्स्ट में करते हैं? आइडियल टाइप के कंटेक्स्ट में। आइडियल टाइप बनाओ और उसे उपयोग करने के बाद डिस्कार्ड कर दो। जैसे हम अभी आइडियल टाइप की थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक सोशल रियलिटी के लिए आइडियल टाइप बनाए जाते हैं। आइडियल टाइप को फिर यूज करने के बाद डिस्कार्ड भी कर दिया जाता है। फिर नया सोशल स्कॉलर उसके अपने नया आइडियल टाइप बनाता है, ना कि प्रीवियस आइडियल टाइप को मान के चलता है, तो उनको डिस्कार्ड भी कर दिया जाता है, जिससे कि नए आइडियल टाइप बनाए जाएं और डायनेमिक सोशल रियलिटी को थोड़ा बहुत समझा जाए। शायद आप ये लाइन अभी समझ ना पा रहे हो, लेकिन जब मैं आइडियल टाइप आपको पढ़ा दूंगा, आइडियल टाइप के रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, आइडियल टाइप को आइडियल टाइप क्यों कहा जाता है, तब ये लाइन आप अच्छे से समझ पाएंगे। सोशियोलॉजी कैन नॉट स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। ये लिमिटेशंस जानते थे, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी को सोशियोलॉजी नहीं पढ़ सकती है, owing to its limitation. Sociology should not develop universalistic theory. पॉजिटिविस्ट से ये कैसे अलग है? ये यूनिवर्सलिस्टिक थ्योरी की बात नहीं करता, लाइक कंसेंसस कलेक्टिव, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिज्म। तो डर्कहाइम की जो वेबर की थ्योरी है, इसमें ये सब यूनिवर्सलिस्टिक थ्योरी नहीं चलेंगी। रादर इट शुड स्टडी सोशल एक्ट। ये फोकस किस पर करते हैं? सोशल एक्शन। इसीलिए सोशल एक्शन को क्या कहते हैं? ये बेसिक यूनिट ऑफ सोशलॉजी कहते हैं। सोशल एक्शन पढ़िए, मतलब इंडिविजुअल के पहले चलिए और इंडिविजुअल के जो एक्शन है उन पर बात करते हैं, ना कि स्ट्रक्चर पर। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, हमें अपने लिमिटेशंस पता है, धरातल पे आते हैं और इन छोटी सी चीजों को स्टडी करते हैं थ्रू इंटरप्रिटेशन और मीनिंग। और सोशल एक्शन को कैसे स्टडी करना है? इंटरप्रिटेशन और मीनिंग के साथ। वेबर कंसीडर्स एवरी रियलिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल एक्ट। ये कह रहे हैं कोई भी सोशल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एवरी रियलिटी का यहाँ मीनिंग आप समझिए सोशल। जैसे कह रहे हैं रिलीजन, ये भी सोशल एक्शन के कारण ही है। अब आप एक आपके लिए ये नई बात होगी कि सर हम एक्ट करते हैं और उन एक्ट के कारण रिलीजन कैसे आ जाता है? ये तो बहुत अजीब सी बात है। तो आप समझिए ये कैसे कह रहे हैं। मान लीजिए आप कोई एक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं आर, वो रिलीजन आपके एक्शंस के कारण एग्जिस्ट कर रहा है, ये कह रहे हैं वेबर। कैसे? आप अगर मान लीजिए सेबाइट, तो भगवान शंकर एग्जिस्ट, या भगवान शंकर की आइडियोलॉजी तभी तक एग्जिस्ट करेगी जब तक आप कुछ मेथड्स फॉलो करेंगे। भगवान शंकर को आप शंकर मानेंगे, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये कह रहे हैं सोशल एक्शन से ही रियलिटी आती है। अगर आप एक्शन करना बंद कर देंगे, शायद वो रियलिटी नहीं रह जाएगी। आप रिलीजन में रिलीजन के एक्ट करना बंद कर दीजिए। आप जैसे मान लीजिए आप एक कोई हिंदू रिलीजियस फॉलोअर है, रिलीजन के फॉलोअर है, तो आप देखेंगे आप पूजा करते हैं, आरती पढ़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, पंडित जी घर में आते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप ये सब करना बंद कर दीजिए, ये एक्शन करना बंद कर, तो आप देखेंगे जो रियलिटी थी सोशल स्ट्रक्चर की वो भी खत्म हो जाएगी और ये लार्जर लेवल पर हो जाएगा। मीन्स आप इंडिविजुअल लेवल पर करेंगे तो शायद आपके साथ वो रियलिटी खत्म हो जाएगी। वैसे रिलीजन नहीं खत्म होगा, लेकिन आपके लिए वो रियलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये पूरी दुनिया एक साथ कर ले या पूरा इंडिया एक साथ कर ले तो पूरा रिलीजन ही खत्म हो जाए। फ्रॉम आउट ऑफ पीपल एक्शन स्ट्रक्चर इवॉल्व। तो ये कह रहे हैं एक्शन से ही स्ट्रक्चर होते हैं। मीन्स हम लोग जब फैमिली बनाते हैं, मीन्स फैमिली को फैमिली बनाया जाता है, ना कि फैमिली हमें बनाती। तो हमारे एक्शन ही अपनी फैमिली बनाती है। जैसे एक शराबी पिता अगर शराबी निकल गया, मीन्स उसने अपने एक्शन पिता वाले नहीं रखे, तो फैमिली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो जो रियलिटी हमने फैमिली की देखी वो पिता के एक्शन पर ही डिपेंड करती है, पिता कैसे या माता कैसे एक्ट करती है। पीपल्स एक्शन आर ड्रिवन बाय मोटिव। अब जो एक्शन है उसके पीछे क्या है? मोटिव। तो ये एक्शन से पहले चलते हैं, मीन्स अकेले एक्शन पर ही नहीं फोकस करते, ये एक्शन के पहले चलते हैं और एक्शन करने वाले के दिमाग में चलते हैं। मोटिव मीन्स उसके माइंड में चलते हैं कि वो माइंड क्या लगा रहा है, उसको इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है? इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी। मीन्स ये एक्शन के पहले चलते हैं। मीन्स अगर हम बेलपत्री चढ़ा रहे हैं तो मेरा मोटिव क्या है, उस मोटिव को स्टडी करना चाहते हैं, उस मीनिंग को स्टडी करना चाहते हैं। रियलिटी इज नेवर गुड और बैड, इट इज द मेकिंग ऑफ पीपल। कोई चीज बैड और गुड नहीं होती है, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर गुड और बैड नहीं होता है, ये तो लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, इंडियन ब्यूरोक्रेसी, ये रियलिटी है या सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मैक्रो लेवल पे देखते हैं इसको। डीएम देखेंगे, एडीएम देखेंगे, आपको एसडीएम देखेंगे, आपके तहसीलदार देखेंगे, आपके रजिस्ट्रार देखेंगे, आपके लेखपाल देखेंगे, कानून गो देखेंगे, दरोगा जी देखेंगे, इंस्पेक्टर साहब देखेंगे, डीआईजी देखेंगे, एडीजी देखेंगे, डीजीपी देखेंगे। मीन्स ये सब ब्यूरोक्रेसी में दिख जाएंगे। ये कह रहे हैं इज नाइदर गुड और बैड, इसमें कुछ गुड और बैड नहीं होता, बट सेव्ड बाय इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एक्शन। तो ये अगर ब्यूरोक्रेसी बन रही है तो किसी के एक्शन के कारण बन रही है। मींस किसी ने बाबूगिरी के काम स्टार्ट किए तब वो ब्यूरोक्रेसी बन पाई। इसको कहा जाता है लीगल रेगल रेशनल। अब मैं जब आपको सोशल एक्शन थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि लीगल रेशनल एक्शन क्या होता है और इससे ब्यूरोक्रेसी कैसे बनी। मींस किसी के एक्शन से
स्ट्रक्चर कैसे बन गया, ये आपके लिए थोड़ी एक्साइटिंग बात होगी। रिसर्चर्स शुड अंडरस्टैंड द मोटिव दिमाग में चलिए, मोटिव इज चेंजिंग, एस मोटिव इज चेंजिंग रेगुलरली, और डेली मोटिव चेंज हो रहे हैं। आप आज एक्ट कर रहे हैं, किस आपका मोटिव M1 है, आपका एक्ट A है, कोई मोटिव M1 था, मोटिव M2 था, मोटिव M3, डिफरेंट मोटिव्स रहते हैं। आप आज रोए, शायद मीनिंग कुछ और था, कल रोए मीनिंग कुछ और था, परसों रोए मीनिंग कुछ और था। मीनिंग मान लिया गर्लफ्रेंड यहाँ पर वजह थी, यहाँ पर IPL टीम वजह थी, यहाँ पर मदर रेज वजह थी। अब समझिए कि मीनिंग कितनी जल्दी चेंज हो रही है, और इन्हीं मीनिंग को स्टडी करने की बात कर रहे हैं कौन, वेबर। तो इन्हें तो सोशियोलॉजी हमेशा या सोसाइटी बहुत डायनेमिक लगेगी। देन सोशल एक्शंस आर आल्सो चेंजिंग, मोटिव चेंज हो रहे हैं तो सोशल एक्शन भी चेंज हो रहे हैं। देयरफॉर सोशल रियलिटी इज नॉट फिक्स, तो सोशल रियलिटी फिक्स नहीं है, सोशल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। और जबकि फिक्स कौन मान रहा है, फिक्स कौन मान रहा है इनको, आपके पॉजिटिविस्ट जैसे कि दरखाइम और मार्क्स, जबकि इसका विरोध कौन कर रहे हैं, वेबर। देयरफॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये कह रहे हैं क्योंकि सोशल रियलिटी ही फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है, इसीलिए आपकी जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है ये भी लगातार चलती रहेगी, आप उस चेंज को एनालाइज करते रहिए। अब हम पढ़ेंगे सोशल एक्शन थ्योरी, ये कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे, बस आपको लास्ट में बस इतना बताना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे जो एक्शन है सोशल एक्शन, इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। आप सोसाइटी को देखकर जो काम करते हैं वो सोशल एक्शन कहा जाता है। उसके जो आउटकम है वो दिख जाते हैं हमें, मीन सोशल एक्शन और उसका आउटकम हमें दिख जाते हैं, ये विजिबल पार्ट ऑफ अवर सोशल एक्शन, ठीक है। आउटकम में हमें सोशल स्ट्रक्चर भी दिख जाता है, मींस अगर लीगल रेशनल सोशल एक्शन है उसका जो आउटकम है वो है ब्यूरोक्रेसी, तो हमें ब्यूरोक्रेसी भी दिखाई पड़ती है, एक इंडिविजुअल एक्ट्स भी दिखाई पड़ते हैं। मींस आप अपने SDM को देखिए, वो फाइल पर साइन करेगा तो लीगल रेशनल एक्शन है, दिमाग से साइन करेगा। और आउटकम में क्या है, बहुत सारे SDM ऐसे दिख जाएंगे या DM दिख जाएंगे, तो आउटकम में क्या देखिए, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिख गया। लेकिन वेबर साहब ये स्टडी करने की अकेले बात नहीं कर, वेबर साहब इसके पीछे चलते हैं, वो मोटिव स्टडी करने की बात। मोटिव क्या है, इनविजिबल पार्ट ऑफ अवर एक्ट। फोकस करिए किस वर्ड पर, इनविजिबल, यहाँ पर फोकस करिए विजिबल। अब देखिए वेबर साहब क्या कह रहे हैं, इनविजिबल पार्ट ऑफ अवर एक्शन कैन ओनली बी एनालाइज्ड थ्रू इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और कहने विजुअल पार्ट कैन बी एनालाइज्ड थ्रू डेटा कलेक्शन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर वेबर साहब इस चीज को जब स्टडी करते हैं, इसको तो ये पॉजिटिविस्ट की तरीके से स्टडी करते हैं, ये डेटा है इसका, क्योंकि विजुअल है, डेटा आ जाता है, हम डेटा के साथ पॉजिटिविस्ट रिसर्च लगा देंगे। तो यहाँ पर ये फोकस किस पर करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पर, वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके पहले जो मोटिव स्टडी करते हैं, मोटिव यहाँ पर ये कहते हैं क्योंकि मोटिव दिखता नहीं है, यहाँ पर ये वैल्यूज की बात करते हैं, सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, और क्वालिटेटिव मेथड की बात, क्वालिटेटिव मेथड, जबकि यहाँ पर किसकी बात करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड की। तो इसलिए जो वेबर की सोशियोलॉजी है वो दोनों का मिक्स है। हेंस सोशियोलॉजी इज एक्सट्रीमली डायनेमिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि सोशियोलॉजी यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, और ये पार्ट तो बहुत ही डायनेमिक है, यहाँ पर तो डायनेमिक ही डायनेमिक है, डेली आदमी का दिमाग चेंज हो जाता है। तो इसलिए सोशियोलॉजी भी डायनेमिक है, इसलिए इसको समझने के लिए आइडियल टाइप की मदद लेनी पड़ेगी। अब इतनी डायनेमिक दुनिया को समझने के लिए हमें एक टॉपिक चाहिए, वो है आइडियल टाइप, जो उन्होंने आइडियल टाइप की थ्योरी दी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है अपने लिए, आइडियल टाइप। हम इसको पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं इसके कुछ एग्जांपल दूंगा, प्रोफेशनल लाइफ से, इंजीनियरिंग की लाइफ से आपको एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये फिर से हम कल पढ़ेंगे, सोशल एक्शन कल से फिर स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बस एक पासिंग रेफरेंस दिया है इस फिगर का, जो आपको ये फिगर समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। उससे पहले आप पूरा फिर से रिवाइज करिए वेबर को, इनको एक लेक्चर में समझ पाना शायद कठिन होगा, आप बार बार लेक्चर को देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर को फिर से देखिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो पाए और नेक्स्ट लेक्चर को आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।